मैं अखिलेश आज फिर से हाजिर हूँ एक ख़ास व्यक्ति के साथ, जिनसे मेरी मुलाकात तो पहली है, लेकिन इनके बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। उनका नाम है सलीमुद्दीन अंसारी जी, जो कि तीसीवार के ही रहने वाले हैं और राजकीय मध्य विद्यालय तीसीवार के जस्ट बाजू में लगा हुआ इनका घर है। तो हम कुछ इनके बारे में बताएं तो उससे अच्छा है कि मैं सीधे बात करता हूँ कि उनकी पढ़ाई लिखाई कब हुई, कहाँ से हुई और बचपन कैसे बीता। उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले ही बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, बचपन कैसा रहा, कैसा बीता और कहाँ तक पढ़े। तो बचपन देखिए हम लोग तो घर में ही गुजरा है और सब लोगों के साथ है, खेल कूद यहीं हुआ, स्कूल भी साथ में ही है, बगल में ही है। हम लोग यहीं से 10th क्लास पास किए और इसके बाद 10th क्लास पास करने के बाद हम फिर इंटर में संत तुलसीदास महा कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ से पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन वहीं से हम किए बीकॉम। इसके बाद तो फिर अपना कारोबार में लग गए कि भाई गरीबी तो काफ़ी थी, तो गरीबी की वजह से देखिए पढ़ नहीं पाया। तमन्ना तो था कि काफ़ी पढ़े, कुछ करें हम सीए वगैरह करने का मैंने तमन्ना था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से फिर हम सिलाई में आ गए कि सिलाई करने लगे। घर में भी करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वहीं से करते करते और निकल गए हम दिल्ली। और दिल्ली में भी बहुत दिन तक काम किया, 8-10 साल लगभग। बच्चों को भी वहाँ रखे, फिर देखे कि बच्चे हमारे थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो उन लोग को पढ़ाई नहीं हो पाएगा, फिर तो मेरे ही जैसा रह जाएंगे लोग। तो इसके वजह से हम सोचे कि नहीं, तुम लोग घर में रहो, अब घर में रह करके पढ़ाई हो सकता है। तो बच्चों को तो हम सबको यहीं से पढ़ाए। मतलब बीकॉम करने के बाद आप सीधे दिल्ली चले गए? हाँ, दिल्ली चले और वहाँ पे जा करके सिलाई का काम करने लगे? सिलाई में हम कटिंग मास्टर थे और लाइन में भी देखा करते थे। तो यही सिलसिला चलता रहा, कुछ दिन तो चला। वहाँ से बच्चों को भी रखे, बच्चों को रखने के बाद 2-4-5 साल वहीं गुजारे। फिर बच्चे उनको वहाँ एडमिशन भी कराए थे, लेकिन बच्चे देखे कि इधर उधर भागने लगे शहर की वजह से, काफ़ी इधर उधर करने लगे थे। तो वही बोली कि नहीं, इन लोगों को घर छोड़िए और हम लोग को घर छोड़ दीजिए, वही लोग पढ़ेगा। इसके बाद उन लोग को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर हम रहे दिल्ली में ही। फिर बच्चे यहीं से मिडिल स्कूल से पढ़े और पढ़ने के बाद तो फिर बाहर गए। मेरा एक और सवाल है कि जब मास्टर बने आप, मतलब सिलाई का, सिलाई कटिंग मास्टर थे, तो आप उसको सीखे कहाँ से? घर में सीखे या दिल्ली जाकर सीखे? थे हम घर में, भैया हमारे सिलाई करते थे। अच्छा, बड़े भैया आप? हाँ, जो माजिद भाई, गुलाबुद्दीन अंसारी। अच्छा। तो घर में ही सिलाई करते थे और उनके साथ में जब पढ़ाई के ही दौरान, जैसे 7वां-8वां में जब थे ना, तो उसी समय से हम सिलना शुरू कर देते। घर में था ही, 4 बजे छुट्टी होता तो आते थे, बैठते थे मशीन में। बड़ा दिल लगता था उस समय काम करने में, तो इंटरेस्टेड था काफ़ी। हमको सीख लेते हैं। अब घर उबरते रहते सीने लगे, और सीने लगे तो थोड़ा सा लगा कि नहीं ठीक है, घर में है तो भाई सिलना है तो ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि तीसरी बार में अपने भैया से सिलाई सीखा। हाँ। और उसी सिलाई के आधार पे अब दिल्ली में काम करने लगे। मतलब यहाँ पर भी दिल्ली लेबर का सिलाई सीखे, कटिंग सीखे, तभी तो कोई काम दिया होगा आपको। नहीं, काम तो वहाँ रहता है कि थोड़ा सा कम भी नॉलेज रहता है, तो धीरे धीरे करते करते हो जाता है वहाँ। तो वहाँ जाने को फिर काफ़ी नॉलेज हो गया। देखिए वहाँ कंपनी में 2-4 जगह जाने के बाद जो है ना, ये पता चलता है कि किस तरह का काम है, हम किस तरह के करें कि कुछ आगे करें। तो उस तरह का वहाँ था। तो हम 2-4 कंपनी बदलते बदलते फिर मास्टर हो गए। पहली बार दिल्ली कैसे गए, किसके साथ गए, वहाँ पर क्या काम का अनुभव रहा? देखिए ऐसे तो हम दिल्ली अकेला ही गए। अरे बाप, अकेले दिल्ली हाँ, गए? एकदम कभी नहीं कहीं गए थे, घर से तो निकले ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन एकाएक जब काफ़ी तंग हो गए तो हम देखे कि नहीं, घर से बाहर निकलना चाहिए। और उस समय देखिए मेरी शादी भी हो चुकी थी। अच्छा। 90 में शादी हो गई और कुछ खर्चा जब बढ़ गया तो गए। देखे घर से हम कभी निकले नहीं थे। और जब हम दिल्ली के लिए प्लान बनाया कि नहीं ठीक है दिल्ली जाना है, तो किसी का हम एक एड्रेस लिए। एड्रेस लेने के बाद तो हम निकले घर से। वो चिराग दिल्ली में दरुआ के कुछ लोग रहते थे। अच्छा। तो उन लोगों से जान पहचान था। और उसमें क्या था ना कि एक आदमी सिर्फ मेरा जानने वाला था। लेकिन एक बात मेरा है कि आप तीसरी बार में सिलाई सीखे, भैया, बड़े भैया, महिला भैया चलाते ही थे, तो आप एक काम तीसरी बार के लिए नहीं सोचे कि हम तीसरी बार में रह के सिलाई करें, या उतना पैसा नहीं मिलता था उसके बदले, या कुछ परेशानी थी कि आप दिल्ली ही जाकर काम करना चाह रहे थे? वो चीज़ नहीं था। देखिए यहाँ प्रॉब्लम था कि पैसा उतना था नहीं और काम भी उस तरह का नहीं था। अच्छा। तो दिन भर अगर काम करें और कुछ पैसा आपको नहीं मिले
तो फिर क्या फ़ायदा रहने से। तो हम सोचे कि वहाँ जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमको मिलेगा, बिल्कुल। और मिलेगा तो फिर उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। तो इसी की वजह से हम वहाँ गए, और वहाँ गए तो पैसा वहाँ ठीक था, अच्छा खासा कितने था। साल रहे तकरीबन वहाँ? वहाँ तकरीबन 8 से 10 साल रहे। फिर फाइनली तीसरी बार में आ गए? हाँ, फिर फाइनली हम वहाँ से रिटर्न हो गए, देखे कि अब यहाँ से गुजारे। तो उसके बीच में ना मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। अच्छा। मतलब कंडीशन इस तरह का हो गया कि न तो हमको चलते बनता था, और ना हम खड़ा होकर के काम कर पाते थे। और वहाँ रहने का मतलब है कि आपको खड़ा होकर के दिन भर काम कराना है कंटिन्यू। अच्छा। और ये काम उसे हो नहीं पाया। अब घर वाला देखा कि भाई अभी काम कर नहीं पा रहा है, तो इसके वजह से घर वाले भी कहे कि आप आ जाइए घर, नहीं होगा तो घर में ही काम कर लीजिएगा। आप यहाँ करके फिर से सिलाई शुरू किए। हाँ, तो उसमें बड़े लड़के की उम्र क्या रही होगी जब आप वापस आए और यहाँ सिलाई शुरू किए? उस समय 6 क्लास में था वो, तो यही उम्र होगा 8-10 साल, इससे ज़्यादा की उम्र तो नहीं होगा, समझ गए। तो हम आए तो उस टाइम भी देखिए घर का कंडीशन तो ख़राब ही था, क्योंकि सारा कुछ खर्चा में हम ही को चलाना था, और चल नहीं पा रहा था। तो फिर भैया कहे कि ठीक है तुम बैठ के क्या करोगे, कि अगर बैठ पा रहा है तो काम करो, धीरे धीरे काम है मेरे पास, कि जो काम करेगा उसका पैसा हम सब दे देंगे। तो हमारे भैया बहुत हेल्प किए। मतलब भैया पास जो काम आता था वो आपको देते थे, आप जितना काम कर सकते हैं कीजिए, उसका पूरा पैसा आप रखिए। हाँ, मशीन भी मेरे पास नहीं था। अच्छा। भैया इतना हेल्प किए कि मशीन है, इस पर आप काम करिए, और जो पैसा होगा आप सब रख लीजिएगा। खराब हो गए होने के बाद जो है ठीक हुआ नहीं मेरा, लेकिन फिर भी बैठ सकते थे हम। तो बैठ करके किसी तरह से काम करते थे, और उसी से इलाज भी कराते थे। इलाज कहाँ से चलता था आपका? इलाज देखिए एक जगह से हम नहीं कराया, हम तो दिल्ली में थे। तो दिल्ली में एम्स में भी हम कम से कम 6 महीना दौड़े थे। अच्छा। लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हुआ एलोपैथ से। तो फिर आ गए घरे आए, तो फिर यहाँ कभी डाल्टनगंज, कभी नासरीगंज, कभी बनारस, तो जो जहाँ बताता कि वहाँ जाकर देख लीजिए, बताया वहाँ हम काम किए। तो मैंने फाइनली कह लीजिए कि 2-3 साल तो बीत ही गया होगा। अभी तबीयत आपकी ठीक है? हाँ, अभी तो बिल्कुल ठीक है। कल पे हम लोग आते हैं कि आपके 4 बच्चे हैं, जिसमें से पहले 3 जॉब कर रहे हैं और चौथा जो है कि अभी पढ़ाई कर रहा है, कि भारत सरकार में नौकरी कर रहे हैं, जिसमें से डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, दूसरा रेलवे में है, तीसरा झारखंड सरकार में जेई है। और ये सब भी रिजल्ट पिछले 2 साल में आए हैं। 2 साल के अंदर। और कितनी बड़ी बात है, इंटरव्यू का मेन मुद्दा, मेन पॉइंट ही यही था कि जिस परिस्थिति में इन्होंने पढ़ा कर 4 बच्चे पढ़ा रहे हैं, जैसे 3 बच्चे इस काबिल हैं कि अपने पैर पर न सिर्फ खड़े हैं, लेकिन अपने अपने जगह पे शानदार उपलब्धि हासिल करके आज इनको बहुत गर्व की अनुभूति करा रहे हैं। तो मैं इसी बात पर आता हूँ, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर। आप बताइए कैसे बच्चे पढ़े, पढ़ने में कैसे थे, आप किन परिस्थिति में पढ़ाए, आपको क्या उम्मीद थे किस तरह की सफलता मिलेगी? क्योंकि आज के लोग भी पढ़ाई को जुआ मानते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि रहता है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, या मतलब बहुत सारे बहाने रहते हैं जिनके यहाँ नौकरी नहीं होती है। तो उस बहाने पर लोग आपको ताने भी मारते होंगे कि आप क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, वो सारे मुद्दे पर बताइए मुझे। हाँ, देखिए जब हम पढ़ाई के में आए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लगन में था, बच्चों में भी लगन था। हम जैसे कहते थे सब बच्चे मैंने उसी हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिए। तो ये नहीं था कि बच्चे आए स्कूल से खेलने लगे। हाँ, थोड़ा सा तो रहता है कि 1 घंटा 2 घंटा खेलो, बाकी पढ़ जाओ, पढ़ो। तो बैठता तो सब। हालांकि देखिए लाइट भी उस टाइम इतना नहीं था कंटिन्यू, लेकिन बत्ती उती लेकर के बैठ जाते थे। जब कहते कि 2 घंटा पढ़ो तो 2 घंटा पढ़ता था, 3 घंटा पढ़ता था। मतलब देखे कि बच्चों को जो रुझान जो है ना बेहतरीन है पढ़ाई की ओर। तो हम सोचे कि ठीक है, ये लोग को पढ़ा देना बेहतर है, क्योंकि अपने तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि गरीबी थी। बहुत कुछ किए आप, 4 बच्चों को पढ़ा करके इस काबिल बनाए हैं। और ये आपकी बहुत विनम्रता है कि आप बोल रहे हैं कुछ नहीं कर पाए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं और गांव में घूमते हैं, बोलते हैं मैं बहुत कुछ किया हूँ। लेकिन आपने जो किया है, मैं बहुत विनम्रता से मैं ही बताना चाहता हूँ कि आपने एक शानदार काम किया है। और किसी भी गार्जियन के लिए, पिता के लिए इससे गर्व की बात और क्या होगी। हाँ, तो इसमें था देखिए जॉब तो मेरा भी हो रहा था, ये पारा टीचर में मेरा भी हो रहा था। अच्छा। लेकिन हम उसको छोड़ दिया। हम देखे कि 1000 रुपया पहले मिलता था, 1000 रुपये में कुछ हो नहीं पाएगा, मेरा ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगा, बच्चों का भी ज़िंदगी ख़राब होगा। तो इसके वजह से हम सोचे कि नहीं, बच्चों को ही पढ़ा लेना ठीक है। तो हम उसको किए नहीं किए, और आज सिलाई पे ही रहे। और मेहनत तो काफ़ी करना पड़ा। देखिए दिन रात एक करके हम बच्चों को पढ़ाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग देखे भी हैं,
पूरे गांव के लोग जानते हैं कि कितना मेहनत किए हैं। तो मेरा बड़ा लड़का देखिए यहीं से, बड़ा का लड़का का मैंने 3 के तीनों लड़का हमारा यहीं से पास किया 10th क्लास, यहीं से मैट्रिक तक आपके तीनों बच्चे हाँ यहीं तीसरी बार से पढ़े हैं? तीसरी बार से ही पढ़े हैं। और यहाँ के बाद जो है बड़ा वाला लड़का चला गया डाल्टनगंज, और डाल्टनगंज से ही वो MA इंग्लिश ऑनर्स किया। ठीक है। और नौकरी के लिए कहीं SSC की तैयारी के लिए कुछ कोचिंग वगैरह किया है? कोचिंग तो बहुत किया। वो BA करने के बाद जो है ना वो अपना कोचिंग में ही लग गया। डाल्टनगंज से? हाँ डाल्टनगंज से बहुत कोचिंग में किया, और वो देखा कि अब स्थिति घर का ख़राब है तो अपना भी कोचिंग कराने लगा, कुछ बच्चों को पढ़ाने लगा कि अपना खर्चा निकल जाए। मतलब बड़े वाला लड़का जब कोचिंग करता था तो खुद कोचिंग देता भी था, मतलब देता ट्यूशन पढ़ाता था, और ताकि उससे अपना खुद का खर्च वो कुछ निकाल सके। हाँ ये बात था। तो इसके हिसाब से करते रहा और एग्ज़ाम भी देते रहा। और उसका देखिए शुरू से लक्ष्य था कि हम एक अच्छा जॉब करेंगे, और CGL से शुरू का जॉब था उसका कि CGL का ही हम नौकरी करेंगे, और कोचिंग भी उसी हिसाब से किया, तैयारी किया। हालांकि कई एक बार एग्ज़ाम दिया तो फेल होता गया। हम कहीं कोई बात नहीं है, फेल हुआ है ठीक है, अभी 1 नंबर बाकी है, 2 नंबर बाकी है, थोड़ा सा मेहनत करो, मेहनत तो करना ही पड़ता है, थोड़ा मेहनत करो निकल जाएगा, आज नहीं कल तो हो जाएगा। तो वही किया, वो भी उसी के हिसाब से करता रहा। और आखिरी में ऐसा हुआ कि उसका जॉब हो गया, तो बड़ी लोग खुश हुए, घर में भी हम लोग को भाई बहुत ये था कि खुश हुए। और फिर मजे वाले लड़के के बारे में बताइए। महिला वाला लड़का भी उसी को देख करके, वो पढ़ाई तो शुरू से ही करता था। इस पीरियड में देखिए हम तीनों बच्चों को इस कंडीशन में पढ़ाए हैं। अब तीनों बच्चों को डाल्टनगंज भेज दिए? नहीं, एक को तो हैदराबाद भेजे, इसी के बीच में। अच्छा, जो जेई है। जेई है? हाँ, तो बेटे किया हैदराबाद में जाकर। और छोटा वाला बीटे किया कहाँ से? वो हैदराबाद से किया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें आपको आइडिया है? वो मेदक कॉलेज है शायद। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में मेदक कॉलेज है, उसी से बीटेक किया है। और बीटेक करने के बाद फिर आ गया घर। हालांकि प्लेसमेंट तो हो रहा था, लेकिन कहा कि नहीं जाएंगे। हम ठीक है, आ जाओ घर अपना तैयारी करो, फिर जैसा होगा वैसा करना। अब इसके बीच में भी देखिए कंडीशन बहुत ख़राब था, फिर भी बड़ा वाला लड़का अपने से ट्यूशन कराने लगा, और एक गाड़ी था मेरे पास 4 व्हीलर, हम उसी से कुछ पैसा कमाते थे। अच्छा। और कुछ अपना पैसा था, इधर कमाते थे, मेहनत करते थे, दोनों पैसे को मिला करके हम सबको मैनेज किए। मैनेज करने के बाद जो है मंझला को फिर भेजे पटना। मंझला वाला कोचिंग किया पटना से? हाँ, पटना से डिफेंस अकाउंट से में। मंझला वाला हैदराबाद में है। जो तीसरे नंबर पे है वो लातेहार में, झारखंड में ही है। हाँ, झारखंड में। और चौथे वाला तो पढ़ाई कर ही रहा है। हाँ, तो अब आपको क्या, मतलब आपको और बच्चों से क्या उम्मीदें हैं, चाहे समाज से, चाहे आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, या अब आपकी लाइफ पहले से कैसी है, क्या आपको लगता है? नहीं, पहले से लाइफ तो बहुत बेहतर हो गया। हम ये सोचे भी नहीं थे कि इस कंडीशन में मेरा मतलब यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, और सिचुएशन मेरा इस तरह का हो जाएगा ये भी नहीं था। लेकिन एक उम्मीद था कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, आज नहीं कल ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, और इसी के तौर पर हम उन लोग को पढ़ाए थे। और एक छोटा लड़का है तो उम्मीद करते हैं कि अभी बहुत बढ़िया है पढ़ने में। वो चंद्रवंशी स्कूल विश्रामपुर से पढ़ रहा है, इन साल एग्ज़ाम लिखेगा, तो सोच रहे हैं। हालांकि अब तो उसका जिम्मेवारी बच्चों पर है, वो लोग खुद अब पढ़ा लेगा। बोला है कि ठीक है, इसको IAS करना होगा तो IAS करेगा, जो करना होगा कर लेगा, पैसे की उतना कमी नहीं है। वो कंडीशन अब मैंने पहले से बहुत बेहतर है, और बहुत एकदम गरूर होता है कि नहीं भाई है, अब बच्चे हो गए तो हमको है कि नहीं, अब मेरे सर पर हो गए, अब हमको उतना फिक्र नहीं रहता है। मेरा गला खुद रुंध आया है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, और मैं इसी परिस्थिति से निकला हूँ। आप जानते होंगे इस बात को, मतलब लेकिन आपको ये अनुभूति तो होती होगी जब आप पढ़ाते होंगे कि लोग बोलते हैं कि यार नौकरी होती ही नहीं है, कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं लोग। मैं जानता हूँ ऐसे परिवार को जो खेत बेचकर पढ़ाए हैं। देखिए, और कुछ लोग उसी वक्त में खेत लेते रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। ये आपको सीखना पड़ेगा कि जब तक आप खुद को समर्पित नहीं कीजिएगा, आप चाहिए कि हम खेत भी लेते रहें, हम लेविश लाइफ भी जीते रहें, और बच्चे भी अच्छा करते रहें, तो थोड़ा मुश्किल है। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। तो आप मतलब बताइए कि आपने कैसे मैनेज किया, और लोग कुछ तो बोलते होंगे आपको गांव में कि कैसे आप उसको हैंडल करते थे? कंडीशन मेरा ऐसा था कि वो तो छोड़िए, घर वाले लोग कहते थे कि ये सब बर्बाद कर दिया, ज़मीन भी बेच करके मैनेज किए। अच्छा, आपने ज़मीन भी बेचा है? ज़मीन मैं एक्चुअली जानता नहीं था, लेकिन मैं अपने घर की परिस्थिति बताया था। जो मेरा हिस्से का था वो मैं सारा ज़मीन बेच करके बच्चों में लगा दिया, समझ गए। अब कंडीशन ये था कि घर वाले लोग कहते थे कि ये तो सब बर्बाद कर दिया, ये तो खुद रोड पर आ गया, ये क्या करेगा, इसका बच्चा भी कुछ नहीं कर पा रहा है।
क्या लेकिन शानदार जर्नी रहा है आपका। और वाकई मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और किस परिस्थिति में पढ़ाइए, आपको पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा। ईमानदारी लगन कभी बेकार नहीं जाता है। ज़मीन खरीदाएगा, ज़मीन बिक जाएगा, लेकिन एक बार आपके बच्चे का वक्त निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। और क्या शानदार बात है, हम लोग देश विदेश में दूसरे का बात को शेयर करते हैं, कोट करते हैं। हम लोग दूसरे की बात देखते हैं कि देश में, चाहे मतलब देश के बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। कुछ लोग को हम लोग देखते हैं कि उनका इंटरव्यू हम लोग देखते हैं तो वॉल पे लगाते हैं कि वो कितना शानदार जर्नी है। हमारे घर के बाजू में है, हमारे घर में है, हमारे गांव में है, लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं, आपको इतना शिक्षाप्रद बातें दे रहे हैं। ऐसी जर्नी कहाँ मिलेगी? ये जर्नी जो है ना, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये जर्नी मेरे पास बैठा हुआ हमारे घर में है। आप देखिए, आप कुछ ज़रूर इनसे सीखिए। और मैं फिर से बात करता हूँ कि आप और बताइए, जो लोग नए पढ़ रहे हैं, जो उन गरीब के बच्चों को, जिनको उम्मीद नहीं है, फिर बच्चे पढ़ने में ठीक हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं यार मैं तो बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँगा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, उनके बारे में तो हम कहेंगे कि देखिए, बच्चों को मेहनत करना चाहिए। और आज नहीं कल जो मेहनत करता है उसके पीछे और कोई नहीं तो ऊपर वाला ज़रूर रहता है, उसका साथ देता है और आज नहीं कल वो कामयाब हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं कि चलो यार क्या होगा, अब नौकरी नहीं हो पाएगा। कहने वाले भी होते हैं कि क्या करोगे पढ़ के, नौकरी इतना आसान थोड़ा ना है। लेकिन वो चीज़ नहीं, मेरे पास तो बहुत बच्चे आते हैं कि सजेशन है। पिछले ही महीना बड़े लड़के की शादी किए हैं। हाँ, हम पिछले महीने। मतलब आप अब एक और ऊपर पैदान पर चढ़ गए हैं। हाँ, आप ससुर भी बन गए हैं, समधी बन गए हैं। हाँ, अब तो खैर। तो शादी में बताइए, मतलब पहले में आप मान लीजिए बेटा नौकरी में नहीं था, या पहले जब कहीं शादी में जाते थे दूसरे के यहाँ, तो लोगों का क्या व्यवहार था, और आज आप जब शादी करी अपने बेटा का, हालांकि नौकरी होने पर ही किए, लेकिन आपकी परिस्थिति तो बदली हुई है, या लोगों की भावनाएं तो बदली। आपने कुछ महसूस किया है क्या? पहले लोग तो देखिए जरा सा भी इमेज नहीं देते थे कि मतलब कोई है भी आदमी, लेकिन आज जहाँ भी जाते हैं ना, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, इज़्ज़त मिलता है। और यहाँ भी आने के बाद उन लोग को भी इज़्ज़त हम देते हैं। अब कभी भी हम इज़्ज़त दिए हैं, फिर भी देखिए जो नीचे स्तर पे रहता है ना, उसको कोई नहीं देता है ध्यान। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज आपके बच्चे कामयाब हैं, तभी मैं अभी आपके पास आया हूँ। इसमें सच्चाई स्वीकारने में कोई आपत्ति की बात तो है नहीं। सही बात है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेहनत करते रहेंगे ना, दुनिया क्या कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में था और लोग इसका क्या कारण, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि आपने तीसरी बार मेरा। हाँ, तो अब मैं लास्ट सेगमेंट में आता हूँ, अंतिम सेगमेंट है इस इंटरव्यू का, कि आप गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि जिस परिस्थिति में वे निकले हैं, वे गांव के लिए, समाज के लिए कुछ रिटर्न दें। देखिए, अब वे अपनी जगह पे तो आ चुके हैं इसमें, लेकिन अब एक समाज को वो क्या रिटर्न देना चाहते हैं, समाज की तभी भलाई होगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, समाज को, गांव को क्या संदेश, अपने बच्चों को भी इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, उन लोगों का भी संदेश यही है कि सबको शिक्षा दो, बताओ कि इस तरह का आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आप लोगों को अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा, आप अच्छे जगह पर जा सकते हैं। जब तक बच्चे को नहीं पढ़ाइएगा तो आगे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बच्चा तो कमाने के लिए कहीं भी कमा लेगा, आप छोड़ दीजिएगा तो कहीं मत कमा लेगा। अरे 1000, 2000, 4000, 5000 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम सभी गार्जियन को भी कहते हैं कि देखिए, थोड़ा सा मेहनत करिए और बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, बेहतरीन शिक्षा दीजिए कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, अपने बाल बच्चों के लिए भी करे। तो ज़्यादा यही है संदेश मेरा कि आगे का आपका क्या प्लान है? अभी आप सिलाई करेंगे या कुछ मतलब थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, या कुछ भी ऐसा, या दूसरा काम करेंगे और अच्छा सिलाई से बेहतर ऑप्शन हो आपके पास, या आराम करेंगे, या दूसरा बिजनेस करने का विचार है, या बच्चे क्या बोलते हैं इस बारे में, आप कुछ बताइए। देखिए, बच्चे तो बोलते हैं कि ठीक है, आप इतना दिन काम किए, अब थोड़ा सा आराम करिए। लेकिन हम सोचते हैं कि देखिए, घर का काम है, अब आदमी भी हमको बैठने नहीं देता है, इतना काम आता है कि मत कहिए। अगर हम कहें कि नहीं काम करेंगे तो वो लोग मानता ही नहीं है। तो हम सोचते हैं कि देखिए, जब तक हाथ पर चल रहा है मेहनत करना चाहिए, ये नहीं कि हम दूसरे पर तुरंत डिपेंड हो जाए। ऐसा थोड़ा आराम से मतलब काम करेंगे, उम्र भी होता जा रहा है। मैं बच्चों की मम्मी से भी बात करना चाह रहा था, लेकिन वो चली गई। और इस वीडियो के माध्यम से ये ना समझा जाए कि बच्चों के अब्बू ने सिर्फ मेहनत किया है, मुझे लगता है अम्मी का भी उतना ही योगदान है, और उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। मैं चाहता था उनसे बात करूं, लेकिन वे किसी काम से बाहर हैं, अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं उनसे
बातचीत नहीं कर पाया। और आप बताइए कि बच्चों की अम्मी के बारे में बताइए कि उनका क्या योगदान रहा आपके ज़िंदगी में और वो बच्चों के लिए क्या सेक्रीफाइस किए। नहीं, जो हमारी वाइफ हैं, देखिए बच्चों के लिए बहुत मेहनत की। जिस हिसाब से हम मेहनत किए, बहुत साथ दी है मेहनत में, काम में बहुत साथ दी है। यहाँ तक कि वो तो बीमार हो गई काम करते करते, फिर भी देखिए हम लोग दोनों मिल करके काम किए। देखिए एक को करने से नहीं कुछ होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं विश्वास करिए, मैं बहुत ही मुझे खुशी है मैं आपसे मिला। मुझे आपके बारे में पता था, मैं जब घर आता था पता चलता था। और कितनी शानदार बात है, बहुत बेहतरीन बात है। बहुत ही बहुत बहुत आपको बधाई। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख कर एक दो लोग भी, एक दो गार्जियन, एक दो बच्चे भी सही रास्ते पर आते हैं, अपना लक्ष्य को पाते हैं। मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे लोगों से मिलूं जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों से आकर के आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, अपना मुकाम बना रहे हैं और पढ़ लिख करके मुकाम बना रहे हैं। ये नहीं कि कुछ करके